Assalamualaikum dear students. Before starting the video, please make sure that you must have followed the व्हाट्सएप चैनल ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे आप लोगों को एनडी टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन मटेरियल और यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन्ड कमेंट में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2026 के अंदर पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से नेस्ट, फास्ट, जीकी, कॉमर्स, प्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप नॉच एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। पाकिस्तान की लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाने के लिए जो टीचर्स मौजूद होते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग स्टाफ हमारे बैच में आप लोगों को एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा रहा होता है। इसके अलावा हमारे लाइव लेक्चर जो है पूरे डिसिप्लिन और स्केड्यूल के साथ फॉलो किए जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हमारी प्रॉपर लाइव लेक्चर्स होते हैं और उसके अलावा सैटरडे संडे की स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं। और जैसे लाइव लेक्चर्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, पोर्टल पे इनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल दिए जाते हैं ताकि अगर आप लोग मिस कर दें तो वो बाद में भी आप लोग ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। उसके अलावा हमारा एक एक्सक्लूसिव टेस्टिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एनडी टेस्ट हर साल कंडक्ट होते हैं, उनके तमाम के जो भी उसका क्वेश्चन बैंक है उसको कलेक्ट करना और उसको वर्कशीट्स और टेस्ट के अंदर जितने भी उसके एमसीक्यूज हैं उनको अपडेट करके जो प्रिपरेशन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इसी तरीके से अपडेट करके प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्टिव डिपार्टमेंट है हमारा। इस सारे प्रोसेस से गुजर के आप लोगों के तक वर्कशीट्स और टेस्ट जो हैं आप लोगों के जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, वर्कशीट्स और टेस्ट आप लोगों को विद सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं और आप लोगों को इसकी जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर इसकी डिस्कशन भी करवाई जाती है ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, स्पेशल डाउट क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को जो किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप लोगों का सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप लोग उसी वक्त उसका सोल्यूशन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे सीनियर्स और आप लोगों के टीचर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। सिर्फ यहाँ तक कि आप लोगों को ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड और हाईली रैंक्ड फैकल्टी मौजूद होती है जो एग्जीक्यूटिव सीट्स पर अवेलेबल होती है, जो आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैरियर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं उसका प्रॉपर गाइड मैप और रोड मैप प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग अपने कैरियर के हवाले से बिल्कुल श्योर हो जाए कि आप लोग को क्या करना है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों के कंडक्ट की जाती हैं रिवीजन क्लासेस। उसकी रिवीजन क्लासेस के बाद आप लोगों को दिए जाते हैं मॉक टेस्ट, जो कि प्रॉपरली आप लोगों के एग्जाम से के ओरिएंटेड जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ये इनका मकसद ये होता है कि आप लोगों को आपके एक्चुअल एग्जाम से पहले आप लोगों को उस फेज से गुजारना, ताकि आप लोग अपने स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट जो कि आपको टेस्ट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है उस फेज से गुजार के आप लोगों को पहले से ही ट्रेन कर देना। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स आप लोगों को जस्ट वन बैच में मिल रहे हैं और सबसे अमेजिंग बात ये है कि वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप लोगों को 2026 के पूरे सेशन की एक्सेस, जितने हमारे 6 to 7 बैचेस लगेंगे, उन तमाम की एक्सेस आप लोगों को जस्ट वन टाइम पेमेंट में मिल जाएगी। तमाम प्रिपरेशन मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यू डोंट नीड टू बाय एनी एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर एल्स। आप लोग को सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर योर एंट्री टेस्ट एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही इन तमाम फीचर्स की वजह से, यही तमाम फीचर जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट होता है कि हर साल पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स टॉप कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन आ रही होती हैं। आप लोग देख सकते हैं फास्ट के अंदर भी हमारे अंदर उसका स्टूडेंट जो है बैच का उसके ओवरऑल पोजीशन है। उसके बाद यूईटी में भी, नेस्ट में भी, आईटीयू में भी, एनईडी, प्यास, उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी, एनटीएस के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ब्रिलियंट मार्क्स लेके आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स आप लोगों को सिर्फ एक बैच में मिलते हैं। तो आज ही आप लोग भी हमारे इस बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। आप लोग को सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 0304066600, जस्ट इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आपको बैच की डिटेल्स देंगे एंड सिंपली यू विल गेट इनरोल इन आवर सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी इसी नंबर को नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट डाउन करें और अभी जाके इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही हमारे बैच को ज्वाइन करें ताकि आप लोग टाइमली अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम डी एस आज हमने जो है एंटी कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2024 के पास पेपर एमसीक्यूज करने हैं। 2024 में जितने भी बेटा आपके पास पेपर एमसीक्यूज आए थे ना आपके जो है कंप्यूटर साइंस के एंटी स्नैट के अंदर, वो सारे के सारे बेटा हम करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, वो कहता है इंफॉर्मेशन इज बेसिकली, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है। अब इंफॉर्मेशन की अगर डेफिनेशन हम देखें तो वो कहता है तो हमारे पास कहता है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा डाटा जो कि हमारे पास जो है प्रोसेस्ड हो चुका हो, ऐसा डाटा जो कि हमारे पास प्रोसेस्ड हो चुका हो, मीन इसका पर्पस मतलब ये है कि ऐसा डाटा जिस पर पहले से ऑलरेडी काम हो चुका हो, उसके अंदर आपने कोई डिसीजन लिया हो, उस पर वर्किंग की हो, तो वो बेटा आता है इंफॉर्मेशन के अंदर। अब इसमें हमें कहता है रॉ डाटा
डाटा हमारे पास तो नहीं होता ना बेटा। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा मतलब ऐसा डाटा जो कि बिखरा हुआ होता है, तो वो हमारे पास डाटा की डेफिनेशन में बनेगा। आपको एक्चुअली रॉ एक्सेस होगा इसका डाटा, लेकिन अल्फा इसका नहीं बने, इंफॉर्मेशन के केस में नहीं आएगा। बीटा में कहता है कि डाटा दैट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये बेटा इसका सोर्सफुल आंसर बन सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग यानी कि इंफॉर्मेशन में होता है कि जिस पर हमने डिसीजन लिया हो, जो हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया हो, उस पर वर्किंग की हो, तो ये इसका राइट आंसर बन सकता है। बीटा इसका राइट आंसर बन सकता है। आप चार्ली को देखते हैं, वो कहता है इनपुट डाटा। इनपुट डाटा के दो पर हमारे पे इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनपुट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके थ्रू हम इनपुट्स देते हैं। ठीक है, चार्ली में कहता है कि डाटा दैट इज अनऑर्गेनाइज, तो ये भी बेटा इंफॉर्मेशन के साथ नहीं टैली कर रहा। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा आपका पहले एमसीक्यू का, वो बीटा राइट आंसर है। सो अल्फा बीटा इसका राइट आंसर है, अल्फा चार्ली डेल्टा रॉन्ग आंसर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वो कहता है द एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म। यानी कि जो हमारे पे एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स हैं, लाइक कि आपकी एवरेज जो है वो कम से कम 80% है 100 में से। वो कहता है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स कैन परफॉर्म, ठीक है, इन एन गिवन टाइम इज नोन एज। यानी कि काफी सारी जो एवरेज जॉब्स हैं वो कंप्यूटर में परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, लेकिन एक गिवन टाइम पीरियड में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपने डायरेक्टली याद रखना है, उसे हम कहते हैं कि एक गिवन टाइम पीरियड दिया हो और मल्टीपल जॉब जो है, एवरेज जॉब्स जो है वो एक ही कंप्यूटर में परफॉर्म की जा रही हो, तो और गिवन टाइम पीरियड में हम इसको कवर करना हो, तो उसे हम कहेंगे वर्सेटिलिटी। उसको हम कहते हैं इज नोन एज वर्साटिलिटी, जो कि हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? कहाँ पर बेटा मौजूद है? हमारे पास जो है 40 में मौजूद है। सो 40 का राइट आंसर है। अच्छा बेटा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो आप कंटेंट सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज आएंगे ना बेटा, कुछ होते हैं डेफिनेशन बेस्ड और कुछ आपके एमसीक्यूज होते हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो बेटा डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो आपने पहली जो है, आपने जो है इसके एमसीक्यू को रीड करना है। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद डायरेक्टली पता लग जाता है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। ये डेफिनेशन बेटा आपको आती ही होती है। अब लेकिन कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल बेस होते हैं। अब अपने याद रखना है कि आपको कोई भी एमसीक्यू आएगा, आपने उसके चार ऑप्शन को लाजमी रीड करना है, ठीक है। लेकिन कुछ एमसीक्यू होते हैं जिनका आपको डायरेक्टली सा पता लग जाता है, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल बेस एमसीक्यू होते हैं जिनके लिए आपको चार ऑप्शन को रीड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये एमसीक्यू है दूसरे नंबर पर, मुझे डायरेक्टली इसका आंसर पता था, मैंने डायरेक्टली जो आंसर पर गया और मैंने टिक लगा दिया, बाकी को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बेटा ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब आपने एमसीक्यू को हल करना है तो चार ऑप्शन को लाजमी रीड किया करना है, ठीक है बेटा। अगर डेफिनेशन बेस हो तो डायरेक्टली टिक लगा दें, अदरवाइज कंसेप्चुअल बेस में चार ऑप्शन को रीड करें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आंसर को हमारे पास है, वो कहता है कंप्यूटर हमारे पास जनरली प्रोसेस। जो कंप्यूटर है वो जनरली क्या चीज को, किस चीज को प्रोसेस करता है? कंप्यूटर कहते हैं क्या चीज प्रोसेस हो रही होती है? डाटा ही तो हमारे पास प्रोसेस होता है ना, डाटा। जो कि हमारे पास डेटा होता है वो हमारे पास जनरली प्रोसेस हो रहा था। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, उसको हम देखते हैं वो हमारे पास में क्या कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा हमारे पास वही कहता है कि विच कोड इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। अच्छा, जो हमारे पास कीबोर्ड होता है ना, उसके में से वो कहता है कि इनपुट आपने लेनी है। अब आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो इनपुट हम लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? हम स्कैनफ के थ्रू लेते हैं। अब हम इसके डायरेक्टली ऑप्शन को देखेंगे। डायरेक्टली ऑप्शन में पहले उसने गच किया हुआ है, अल्फा में बीटा में उसने पुट्स लिखा हुआ है, चार्ली में गट्स लिखा हुआ है और डेल्टा में स्कैनफ लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास जो इनपुट ली जाती है ना, वो किसके थ्रू ली जाती है? वो बस स्कैनर के थ्रू ली जाती है। और इसी तरह जो आउटपुट ली जाती है ना बेटा, वो किसके थ्रू ली जाती है? वो मैं प्रिंटफ के थ्रू ली जाती है। तो ये अपने कुछ चीजें डायरेक्टली याद रखनी है। सो इसका डेल्टा हमारे पास राइट आंसर है। पांचवें एमसीक्यू में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट इट टू द यूजर इन अ फॉर्मेटेड वे। हमारे पास डाटा ऐसा जो कि हमारे पास रिट्रीव हो चुका हो और हमने उसको रिप्रेजेंट करना हो एक फॉर्मेटेड वे में, तो वो हमारे पास किस फॉर्मेट में होगा? क्या वो हमारे पास एक रिपोर्ट की फॉर्म में होगा? क्या वो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में होगा? क्या वो हमारे पास क्यूरी के फॉर्म में होगा? तो याद रखना है कि वो हमारे पास रिपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है और क्यूरी की फॉर्म में भी हो सकता है। सो बोथ अल्फा एंड चार्ली इज द राइट आंसर, मतलब कि डेल्टा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा हमारे पास वो कहता है कि दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी। अच्छा बताएं चार ऑप्शन में से कौन सी फास्टेस्ट है? अगर मैं अल्फा को देखूँ वो कहता है रैम।
रैम क्या होती है हमारे पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमारे पास रैम जो है वो हमारे पास क्या होती है? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और यही हमारे पास जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है। इसको अपने डायरेक्टली याद रखना है। बीटा में कहता है रोम। रोम हमारे पास क्या होती है? हमारे पास ये जो है यानी कि रोम हमारे पास होती है जो कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल होती है, और रैम हमारे पास वोलेटाइल होती है। अब रैम जो है हमारे पास वो वोलेटाइल होती है, मतलब पर्पस क्या है इसका? रैम वोलेटाइल है इसलिए इसका पर्पस ये है कि हमारे पास जब भी आपकी लाइट ऑफ चली जाएगी, लाइट आप स्विच ऑफ हो जाएगा, तो आपकी जो जितना भी डाटा आपका होगा, अपने सारा जितना भी आपका कंप्यूटर में डाटा पड़ा होगा वो सारा आपका लॉस हो जाएगा शट डाउन होने के बाद। ठीक है, और जो हमारे पास रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। इसका पर्पस ये है कि आपका जो डाटा है ना वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपका जो डाटा है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है? परमानेंटली जो है वो स्टोर हो जाता है आपके जो है रोम के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज जो है यूजेस में आ जाता है, और आपका जो रैम के अंदर डाटा जो है वो प्राइमरी यूजेस में आ जाता है। लेकिन जो आपके इसमें पूछा एमसीक्यू था कि जो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो याद है कि जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो हमारे पास रैम होती है, ना ही रोम होती है, ना ही हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ना ही हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहते हैं एफटीपी स्टैंड्स फॉर, जो हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इसको कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है, यानी कि एफटीपी स्टैंड फॉर मतलब कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वो कहता है कि बार कोड इज अ डैश डिवाइस। जो हमारे पास बार कोड है ना वो हमारे पास कौन सी डिवाइस है? अब आप मुझे बताएं कि जो बार कोड है ना वो हमारे पास क्या इनपुट डिवाइस है, या हमारे पास जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है? याद रहे कि जो हमारे पास बार कोड है ना बेटा वो हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइकवाइज आपने एक बोतल ली है, ठीक है, आपने उसके जो है बार कोड के थ्रू उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद फिर आपको आउटपुट मिलती है ना, तो पहले क्या ली जाती है? इनपुट ली जाती है। तो इस वजह से बेटा जो हमारे पास बार कोड याद रखना है कि ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होती है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं, वो कहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन। जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि वो कहता है कि चार में से बताएं कौन सा हमारे पास जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का बेस्ट सूटेबल ऑप्शन बन सकता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास क्या इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, या एडवांस प्रिंटर होता है, या लेजर प्रिंटर होता है? याद है कि जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना बेटा, इसकी हमारे पास ना यानी कि हमारे पास तीन जो है तरह के हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। एक तो आपने अभी देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक हमारे पास जो है ना इसमें हमारे पास आ जाता है आपका ना लाइन प्रिंटर होता है, और एक बेटा आपका होता है यहाँ पर हमारे पास जो है लाइन प्रिंटर होता है इसका। उसके बाद एक और हमारे पास इसमें आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। और एक हमारे पास जो है डेजी व्हील प्रिंटर होता है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी हमारे पास जो है तीन तरह के होते हैं। हमारे पास तीन तरह के होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा हमारे पास सबसे जो कॉमन है वो आपका आता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, सबसे कॉमन बेटा एक है, सबसे पहले लेजर प्रिंटर आपका आता है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है ना वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है, सेकंड नंबर पर उसको हम देखते हैं, वो हमारे पास बेटा हमारे पास आ जाता है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हमारे पास जो है सेकंड नंबर पर आता है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है बेटा आपको जो है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
ठीक है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है थर्मल प्रिंटर। तो बेटा याद रहे कि हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आ गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड पर आ गया लाइन प्रिंटर, और थर्ड पर आ गया आपका डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी तीन जो है हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहला बेटा लेजर प्रिंटर आता है, फिर इंकजेट प्रिंटर आता है, फिर आपका थर्मल प्रिंटर आता है। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर भी तीन तरह के होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी तीन तरह के होते हैं। उस तरह से बेटा आपके सामने एमसीक्यू था, वो कह रहा था कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर था या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था। वो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। एमसीक्यू बेटा हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि डिसिमिलर नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू, जो कि हमारे पास एक डिसिमिलर नेटवर्क होता है, जो कि डिसिमिलर बेटा केस में, सिमिलर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, डिसिमिलर की बात हो रही है। वो हमेशा हमारे पास जो है वो कनेक्टेड होता है गेटवे के साथ। ये डायरेक्टली आपने याद रखना है एमसीक्यू, ठीक है। जो डिसिमिलर नेटवर्क होता है ना बेटा, वो होता ही कनेक्टेड गेटवे के साथ है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वो कहता है हाउ मेनी टू टेबल्स एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर फोर इनपुट सर्कस। हमारे पास कितनी जो है ना, हमारे पास जो है ना ट्रुथ टेबल के लिए एंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं फॉर इनपुट सर्कस के लिए। तो ये अपने याद रखना है, डायरेक्टली इसको आप याद रखें कि हमारे पास टोटल जो है ना, हमारे पास टोटल जो है ना 16 बेटा एंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं। अल्फा इसका राइट आंसर है, इसको आप डायरेक्टली याद रखना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा हमारे पास वही कहते हैं कि द कंपाइलर इज यूज्ड टू, जो कंपाइलर होता है हमारे पास वो किस पर्पस के लिए होता है, उसको यूज किस लिए किया जाता है। अच्छा जो कंपाइलर होता है ना हमारे पास, उसका काम भला क्या होता है। आप जो डेटा मतलब ये कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम जो है आप लिख रहे हैं वो किस फॉर्म में लिख रहे होते हैं, वो आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं सोर्स कोड की फॉर्म में, ठीक है। और आपका जो प्रोग्राम है वो आपने सोर्स कोड में मतलब लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू। चले हमने कंपाइलर को तो एग्जीक्यूट करवाया, आपका प्रोग्राम जो है शिफ्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट कोड में। तो यही बेटा काम होता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। मतलब पहले आप जो है अपना डाटा जो है लिखते हैं हाई लेवल फॉर्म में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल फॉर्म में। अब सोर्स कोड को हम जो है सेकंड नाम है इसका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में आप डाटा लिख रहे होते हैं। सेकेंड टाइम में अब मैं बात करूँ, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा निकल रहा होता है वो किस फॉर्म में निकल रहा होता है, वहां पर जो है लो लेवल फॉर्म में निकल रहा होता है। और आपका हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश टू लाइक लैंग्वेज होती है, और इसके अलावा जो हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, वो जीरो और वंस की फॉर्म में होती है, जो कि हमारे पास कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब हम बेसिकली जो डाटा है वो सोर्स कोड से शिफ्ट हो रहा था ऑब्जेक्ट कोड में, और यही काम होता है बेटा कंपाइलर का। अब ये देखिए कहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर जो है हमारे पास दिया हुआ है। एफएम में कहता है ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू सोर्स कोड, नो ये इसका राइट आंसर नहीं बनेगा। बीटा में कहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी इसका राइट आंसर नहीं बनेगा। चार्ली में कहता है टू होल्ड आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये भी राइट आंसर नहीं बनेगा। डेल्टा में कहता है ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो इसका डेल्टा हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, वो कहता है इन एमएस एक्सेस विच टूल इज यूज टू फॉर डेटा प्रेजेंटेशन, यानी कि कौन सा ऐसा टूल है एमएसएसएक्स के अंदर जो कि डेटा प्रेजेंटेशन के तौर पर हमारे पास काम आता है। बेटा पता है कौन सा हमारे पास ऐसा एक टूल होता है जो कि हमारे पास प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज होगा। जब भी बेटा याद रखे कि डाटा को प्रेजेंट किया जाता है तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट हमारे पास जो एमएक्सएसएस में तैयार की जाती है, जो कि हमारे पास अल्फा में मौजूद है, सो अल्फा इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आंसर तो हमारे पास है, वो कहता है द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एंड, ठीक है। जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें बेसिकली कौन सी चीज कॉमन होती है। अब बेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बेसिकली पिंस होती हैं, ठीक है, पिंस होती है मल्टीपल किस्म की।
और मेरे पास हैमर के साथ स्ट्राइक होकर जो है हमें एक पूरा एक डिजाइन ये दे रहा होता है, पूरा एक हमें जो है लिख कर देता है पेज में। तो ये काम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। ठीक है, हैमर ने क्या करना है, स्ट्राइक करना, उसमें मल्टीपल पिंस होती हैं जिसके तो ये राइट करता है। अच्छा देखा जाए फिर में कहता है डैट प्रिंट्स पोस्टर्स। ठीक है, बीटा में कहता है डैट प्रिंट्स यूजिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ पिंस। ठीक है, और जाल में कहता है डैट गिव्स यू प्रिंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपीज। और डेल्टा में कहता है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीटा डैट प्रिंट्स यूजिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ पिंस, यानी कि फिक्स नंबर पिंस होती हैं हमारे पास जो कि सब्ट्रैक्ट करती है और जिससे जो है हमारे पास वो एक हमें आउटपुट निकलती है। अच्छा बेटा, उसका मैं नेक्स्ट जो कार्य वो कहता है ABCD IC इज यूज्ड इन। जो कि हमारे पास ABCD IC होता है वो हमारे पास यूज किस पर्पस के लिए होता है। ठीक है, अब अपने इस चीज को डायरेक्टली याद रखना है कि जो हमारे पे ABCD IC होता है वो हमारे किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये चीज बेटा याद रखनी है आपने, कि ये हमारे पास बेटा मेन फ्रेम के तौर पर यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास बेटा आ रहा है जिसमें वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। यानी कि सेट ऑफ सेट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। अब जो सेट ऑफ सेट मतलब कि सेट ऑफ सेट का मतलब ये है कि वन बाय वन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्रामिंग की वो किस में होती हैं, वो बेटा एल्गोरिथम में होती है। जो आपका एल्गोरिथम होता है उसमें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप अपने पॉइंट्स लिख देते हैं। ठीक है, अपने जो है आपने इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो आप किस में लिख रहे होते हैं, एल्गोरिथम में लिख रहे होते हैं। और फ्लो चार्ट में बेटा आप क्या करती हैं, आप एक डायग्राम टाइप मतलब फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, ग्राफिकली जो है प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट करना होता है उसको। पहले आप कहते हैं स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद फिर आप उसको जो है फर्दर प्रोसेसिंग का प्रोसेस है, आउटपुट का प्रोसेस है, एंड का प्रोसेस है। तो कहते तो पर आपने ग्राफिकली जो है वे में उसको बताना होता है आपने फ्लो चार्ट के अंदर। लेकिन एल्गोरिथम के अंदर बेटा स्टेप बाय स्टेप जो है आप इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे होते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट आंसर को मेरे पास है जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अच्छा, जो बाइनरी नंबर होते हैं वो मेरे पास बेटा किस फॉर्मेट में होते हैं आपको पता है। आपकी जो ऑब्जेक्ट कोड में डाटा कन्वर्ट होता है और आपका जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जो कि मेरे पास किस फॉर्मेट में होती है, वो आपके बेटा जीरोस और आपकी जो है वंस की फॉर्मेट में होती है, जीरो और वन, जिसको हम जीरोस और वंस कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा लेकिन ये है कि अब देखा जब वो कहता है कि एमसीक्यू ये है कि वो कहता है जो द फॉलोइंग इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास जो है बाइनरी नंबर नहीं होगा। आप बताएं ना, डायरेक्टली पता लग जाएगा। अल्फा में बेटा टू है, तो टू तो हमारे पास जीरो वंस की फॉर्म में होता है बाइनरी नंबर, तो टू नहीं होता है इसमें, इसलिए हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे पास जो है बाइनरी नंबर नहीं है अल्फा में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल केबल। अच्छा, अब इसको डायरेक्टली आपको चीजें बेटा पता होनी चाहिए। कौन सी हमारे पास टोपोलॉजी ऐसी होती है जो कि सिंगल केबल को यूज करती है, सिंगल एक केबल को। हमारे पास जो बेटा बस टोपोलॉजी होती है ना, बस टोपोलॉजी, वो हमारे पास क्या कर रही होती है, एक सिंगल जो है बैकबोन केबल को यूज करती है। ठीक है, और जिसका काम क्या होता है कि उसे जो है ना आपके इंटरनेट को पास करना होता है। और होता यह है कि एक पूरी एक बैकबोन लेयर होती है, सिंगल आपकी जो है यानी कि केबल होती है। और जिससे ये होता है कि मल्टीपल जो है ना उसी एक केबल से कनेक्शंस आपके लगे होते हैं। ठीक है, अब ये जाहिर है कि अगर तो आपकी जो केबल है वो ब्रेक कर जाए के दरमियान से, तो आगे वाले जितने भी कनेक्शंस होंगे वो आपके सारे के सारे मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और पहले वाले आपके कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन ये है कि बैक इसी वजह से ना जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है वो इसका एक फॉल्ट ये है कि अगर ये ना पूरी एक लेयर यानी कि एक ही केबल होती है इसकी, जिससे ओवरऑल जो है ना आपका इंटरनेट जो है ना सारा हैंडल हो रहा होता है। अगर यहाँ ये पूरी ब्रेक हो जाए या इसको कोई मसला हो जाए ना ये बैकबोन लेयर को, तो आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी खामी है बस टोपोलॉजी को। तो इसलिए और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं जिनका फर्दर यूज किया जाता है। तो अब याद रहे एमसीक्यू क्या था, वो कहता है विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल केबल। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जो कि सिंगल केबल की यूज करती है, वो मेरे पास बेस्ट टोपोलॉजी होती है जो कि मेरे पास सिंगल एक केबल को यूज कर रही होती है। सो कि डेल्टा इज द राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा बताएं इसमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमारे पास 1 MB होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्या वो हमारे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, नो।
बिल्कुल भी नहीं होता। बीटा में कहता है कि क्या 1 KB मेरे पास जो है 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, बिल्कुल। जो मेरे पास 1 KB होता है बेटा वो मेरे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद ताली में कहता है 1 GB क्या मेरे पास 100 बाइट्स के इक्वल होता है, नो बिल्कुल भी नहीं होता। इसका बाद टेलर में कहता है कि 1 TB मेरे पास जो है 10 10 12 मेरे पास रेज टू पावर 12 बाइट्स के इक्वल होता है, नो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बेटा राइट आंसर होगा। सबसे पहले बेटा आता है KB, किलोबाइट, फिर उसके बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद बेटा आपका आता है गीगाबाइट, उसके बाद बेटा आपका आता है टेराबाइट। ठीक है, उसके बाद एक और होता है पीटाबाइट जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, किलोबाइट बेटा होता है आपका 1024 उसके बाद जो आपका MB होता है, जो कि आपका वन आपका KB जो है 1024 बाइट्स होता है। उसके बाद जो 1 MB होता है वो आपके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा पता है ना? वो आपका इक्वल होगा 1024 KB के। उसके बाद जो आपका 1 GB है वो किसके इक्वल होगा? वो बेटा आपका इसी तरह इक्वल होगा 1024 किसके इक्वल होगा? MB के। उसके बाद जो आपका TB है वो किसके इक्वल होगा? 1 TB किसके इक्वल होगा? वो बिल्कुल आपका जो है 1024 आपका GB के इक्वल होगा। ठीक है, और ये अपने याद रखना है कि उसकी पूरी जो है डिवीजन्स है कि मेरे पास जो है 1 KB किसके इक्वल होता है, इसके बाद मेरे पास जो है 1 MB किसके इक्वल होता है, और मेरे पास जो है 1 GB किसके इक्वल होता है। 1 GB भी मेरे पास जो है 1024 MB के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद 1 TB मेरे पास जो है 1024 GB के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली MCQ को आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टोपोलॉजी हैज मल्टी कनेक्शंस। हमारे पास कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें हमारे पास जो है मल्टी कनेक्शंस आ जाते हैं? आप बताए ना बेटा इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है कि जिसमें हमारे मल्टी कनेक्शंस होते हैं? बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करें। अल्फा बीटा और चार्ली डेल्टा में से बताएं बेटा कौन सा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है बेटा जो हमारे पास मल्टी कनेक्शंस होते हैं वो कि हमारे पास जो है मैश टोपोलॉजी के अंदर होते हैं। जितने मर्जी कनेक्शन आप रखें, ठीक है, आपका सर्वर जितना मर्जी, मतलब सर्वर आपका एक ही होता है। ठीक है, जिससे मल्टीपल कनेक्शन हो आपके जो लिंक हो रहे होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स लिंक हो रहे होते हैं। तो बेटा आपके मल्टीपल जो कनेक्शन होते हैं वो आपकी मेश टोपोलॉजी के अंदर होते हैं, ये आपने डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, सो चार्ली इज द राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास MCQ है जिसमें वो कहता है कि एंड हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे A/T लिखा हुआ है, कन्वर्टर डज द कन्वेयन फ्रॉम। अब ये हमारे पास जो कन्वेयन होती है ना, अगर यहाँ पे आ जाता डी हमारे पास /A, तो फिर इसको हम इस तरह से इसको हम जो प्रोनाउंस करते हम करते डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है A/D, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो रहा है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ली। चार्ली इज द राइट आंसर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू को हम मूव करते हैं जिसमें बेटा हम देखते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा हमारे पास वही कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो जो रैम है ना वो हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है, और जो हमारे पास रोम है ना वो हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि जब आपका पावर ऑफ हो गया, आपका शट डाउन हो गया, आपकी लाइट चली गई, तो आपका जो है शट डाउन होने की वजह से आपका ज्यादा जो डाटा आपने जितना भी लिखा होता है या मौजूद होता है कंप्यूटर में, करंट अपने एप्लीकेशन ओपन किए हैं, आप जो है बस वर्ड के अंदर कुछ भी लिख रहे थे, वो सारा का सारा आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है, रिफ्रेश सब कुछ हो जाता है और सारा का डेटा डेटा लॉस हो जाता है आपका जो है रैम वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। ठीक है, जो कि मेरे पास टेम्परेरी तौर पर आपकी हेल्प करता है, और ये आपका बहुत फास्टेस्ट भी होता है। सबसे ज्यादा जो फास्ट मेमोरी होती है बेटा याद रहिए वो मेरे पास कैशे होती है, और कैशे के बाद मेरे पास रैम होती है। ठीक है, जो रैम है वो फास्टर मेमोरी है, और फास्टेस्ट मेमोरी बेटा आपकी कैशे होती है। ये दो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज है, याद रखना है आपने। ठीक है, और रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसका शट डाउन होने के बाद सारा डेटा लॉस हो जाता है, और ये प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होती है। और जो रोम होती है वो हमारे पास होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये इसमें हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, और ये हमारे पास परमानेंट डाटा जो है वो हमारे पास स्टोर रहता है। लाइक वाइज कि आप जो है आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो वो आपका जो है परमानेंटली आपके कंप्यूटर में स्टोर रहेगी, वो आपकी सेकेंडरी स्टोर में चली जाएगी, रोम में चली जाएगी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी मेरे पास क्या होती है? रोम होती है, जो कि मेरे पास बीटा मौजूद है। सो बीटा एज अ राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट सब्जेक्ट को मेरे पास जिसमें वो कहता है फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस।
कि पहली जो कैलकुलेशन डिवाइस है वो मेरे पास किसने बनाई थी। अब बेटा याद रखना है कि मेरे पास जो पहली कैलकुलेशन डिवाइस थी ना वो किसने बनाई थी। बेटा बेटा जो पहली कैलकुलेशन डिवाइस थी ना वो हमारे पास जो है ना, हमारे पास बेटा वो अबाकस ने बनाई थी, अबाकस ने। ठीक है, बेटा राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू पर मूव करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास वो क्या कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा हमारे पास वो कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर काम यूज होती है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, याद रखें कि जब भी वो बात करेगा ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट की, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट की, बेसिकली ये यूजर इंटरफेस की बात कर रहा है। और यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि बेटा मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लाइक बात आप पीसी को ओपन करते हैं तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन शो होती है। ठीक है, वो आपका है यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस आपकी यूज आपकी पड़ी होती हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपका जो है ना ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डिवाइस है जो कि हेल्प करती है आपकी वर्किंग के में आसानी करती है, वर्किंग के लिए यूज होती है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट पे, वो हमारे पास माउस होती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास माउस होता है, जो कि बीटा में जो सो बीटा है राइट आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट समझो को हमारे पास जिसमें वो कहता है कि मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, जो हमारे पास मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास एक वन पार्ट ऑफ है। अच्छा बेटा याद रखिए जो एंटी टेस्ट में एमसीक्यू होता है ना, वो एमसीक्यू हमारे पास जो है ना अबाउट का ऐसा भी होता है कि चारों के चारों ऑप्शन जो है वो आपके राइट होते हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट वन जो कि आपका सबसे सुटेबल राइट आंसर होता है ना, आपने उस पर टिक लगाना होता है। अगर मैं कहूँ ना कि जो हमारे पास मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस के तौर पर, कंट्रोल यूनिट के तौर पर, आउटपुट डिवाइस के तौर पर, इन सब के लिए तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेकिन जो है डेल्टा इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर बनेगा। मेमोरी जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के केस में आती है। लेकिन बात का बेटा एमसीक्यू ऐसा भी आता है कि जिसके ना कम से कम चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन राइट होते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट वन और सुटेबल आपने राइट ऑप्शन पर टिक लगाना होता है। तो बेटा उसमें भी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, उसमें बेटा आपने बड़े केयरफुली लाइक बस वर्ड्स की बात होती है। अब आपका एक ऑप्शन है जो कि आपका उस वर्थ उसकी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दूसरे की वर्थ कम है, बहुत का उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आपने जिसकी वर्थ ज्यादा होगी उस ऑप्शन पर, जो सूटेबल सबसे ज्यादा होगा उस बेस्ट ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। अच्छा बेटा ये यहाँ तक आपके जो है पास पे पेंसिल वो सारे के सारे मैंने आपको 2024 के करवा दिए हैं। ठीक है, जितने भी आपको जो है पास पे एमसीक्यू आए थे वो सारे के सारे बेटा मैंने करवा दिए आपको। अच्छा बेटा डी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनटीएस नेट की प्रिपरेशंस के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। उसके अंदर हम आपको साथ टाइम टू टाइम प्रिपरेशन मटेरियल जो है वो शेयर करते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर पिन मिल जाएगा। आप जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में चले जाएंगे। उस चैनल को जाकर आप लोगों ने लाजमी तौर पर फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो भी आप लोग का रेलिवेंट प्रिपरेशन मटेरियल आपके साथ व्हाट्सएप चैनल के अंदर लाजमी तौर पर शेयर किया जाएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि आप लोगों से किसी भी तरह की अपडेट मिस ना हो सके। अगर आप लोग 2026 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों को उन यूनिवर्सिटीज़ के एनडी टेस्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। उन एनडी टेस्ट को देना पड़ता है, फिर आपका एडमिशन होता है। उन एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम प्रेजेंट्स बैच, जिस बैच के अंदर आप लोगों को प्रॉपर वे से कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं और बहुत सारे फीचर्स भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। बैचेस के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप नॉच एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाती है। ऐसी फैकल्टी होती है जो पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर एंटी टेस्ट के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स, वो टीचर्स आप लोगों को हमारे बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। तो जो जो खुद ट्रेन कर रहे होते हैं दूसरे टीचर्स को, वो जो टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने एंटी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की होती है, तो वो उनका एक्सपीरियंस लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे टीचर्स आप लोग को बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। हमारे बैच के अंदर आप लोगों को लाइव लेक्चर्स डेली मिलेंगे। आपको किसी इंस्टीट्यूट में डेली लाइव लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। इवन दो मंडे टू फ्राइडे हमारी प्रॉपर 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लासेस होती हैं प्रॉपर स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली। सैटरडे संडे को हमारी लाइव लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर स्पेशल क्लासेस होती हैं वो, जो कि पौने 11 बजे तक एंड होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लाइव लेक्चर्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं वो आप लोगों के पोर्टल पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड हो जाते हैं, सो डैट अगर आप लोग किसी वजह से लाइव लेक्चर्स को मिस कर दें तो आप लोग अपने टाइम के अंदर एडजस्टमेंट करके आप लोग वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को टेस्टिंग सिस्टम का बताएं तो हमारे जो बैच के अंदर आप लोगों को टेस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। उसका एक एक्सक्लूसिव टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर साल जितने एंटी टेस्ट होते हैं उसका सारा डाटा कलेक्ट करके उसको हर साल के जो
प्रिपरेशन मटेरियल है उसको अपडेट करना, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और उसके अंदर एमसीक्यूज जो हैं वो चेंज होते हैं लास्ट ईयर से, उसका क्राइटेरिया चेंज होता है, उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता है। तो उसको उन सब चीज़ों को अपडेट करना, पास्ट पेपर जो भी आप लोगों को मटेरियल वर्कशीट टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो इस तरीके से अपडेट करना हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कशीट्स और टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, पहले आप लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की उसके साथ डिस्कशन भी होती है, आप लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस हो सके। वर्कशीट्स और टेस्ट प्रोवाइड करने का मकसद हमारा आपको प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि आप लोगों को एक दफ़ा आप लोग बैच ज्वाइन कर लें, आप लोगों को किसी भी तरीके का प्रिपरेशन मटेरियल, किसी भी तरह का मटेरियल या बैच के अंदर एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है और आप लोगों को फिर किसी भी तरीके का प्रिपरेशन मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। वर्कशीट्स के अंदर जो भी टेस्ट के अंदर आप लोगों को अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो आप लोगों का प्रैक्टिस मटेरियल ही होगा। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी तरह से डाउट्स हों किसी भी लेक्चर में, या आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के दौरान किसी भी तरह के डाउट्स हों, तो उसके लिए हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आप लोगों के साथ डाउट लेक्चर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के तमाम डाउट्स को क्लियर किया जाता है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपके पास सीनियर्स भी अवेलेबल होते हैं और आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम आपकी कन्फ्यूजन्स के लिए, आप लोगों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके लिए आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे कैरियर काउंसलिंग के प्रॉपर सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं और वो कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस्ड और हाई रैंक्ड फैकल्टी मौजूद है जो कि खुद एग्जीक्यूटिव सीट्स पे, और जिन जो एग्जीक्यूटिव सीट्स पे और हाई रैंक फैकल्टी होती है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कैरियर के हवाले से गाइड कर सकती है। आपको प्रॉपर गाइड मैप, रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है कि आप लोग किस तरीके से एक मैप को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को अपने डिजायर्ड फील्ड तक, डिजायर्ड रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को एक बैच के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा आप लोगों की रिवीजन क्लासेस भी होती हैं। जब एक बैच के अंदर आपका पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और ये हो जाता है हमारे बैचेस के अंदर, हर बैच के अंदर कोर्स कंप्लीट होता है आप लोगों के टेस्ट आने से पहले, और उस बैच के अंदर फिर वो रिवीजन क्लासेस होती हैं। उन रिवीजन क्लासेस के बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने का मकसद ये होता है कि वो प्रॉपर एक एंटी टेस्ट के पैटर्न के एन मुताबिक होते हैं, पूरा प्रॉपर उसी पैटर्न को फॉलो किया हुआ होता है। उसके अंदर आप लोगों का फिर स्ट्रेस जो और आप लोग की टाइम मैनेजमेंट है ये आप लोगों को मैनेज करना आ जाती है पहले से ही। फिर जब आप टेस्ट में जाते हैं तो आप लोगों का ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। तो अगर आप लोग ये तमाम चीज़ें जो आप लोग को प्रोवाइड की जा रही हैं, आप प्रॉपर स्केड्यूल के साथ इनको फॉलो करते हुए, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में पोजीशंस के साथ आप लोग एंटी टेस्ट का एडमिशन लेंगे। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को एक बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी मजीद ये भी है कि ये हमारी एक मास्टर फैसिलिटी है जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है कि आप लोग को जस्ट वन टाइम पेमेंट करनी है और आप लोगों को पूरे कंप्लीट 2026 के सेशन की एक्सेस मिल जाएगी। जितने हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर आप लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। आपको सारे प्रिपरेशन मटेरियल, किसी भी तरह के एडिशनल चार्जेस नहीं मांगे जाएंगे, आप लोगों को जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की यही तमाम फीचर्स की जैसे पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स जो है वो पोजीशंस लेते हैं। या बैच 2.0 का स्टूडेंट है जिसके 95.78% परसेंटेज है और फास्ट का ओवरऑल टॉपर है। किसी इंस्टीट्यूट के इतने हाईएस्ट एग्रीगेट जो है वो नहीं बना फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे स्टूडेंट की ये फर्स्ट पोजीशन आई है यहाँ पे। इसके बाद E-CAT 2 के अंदर मोहम्मद वासिफ शराज की 387 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन आई है। ये भी ओवरऑल टॉपर है हमारे बैच का, इसने पूरे पाकिस्तान में ये पोजीशन ली है, किसी और इंस्टीट्यूट की ये पोजीशन नहीं आई है। उसके बाद नस्ट NET2 के अंदर 171 सिक्योर करते हुए हमारे स्टूडेंट ने ओवरऑल टॉप किया नस्ट के अंदर भी। इसके अलावा ITU के अंदर भी 59 मार्क्स आए हैं मोहम्मद अब्दुल्ला के, ITU के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया हुआ है। ये NED यूनिवर्सिटी के अंदर भी 93 मार्क्स लेके हाईएस्ट मार्क्स लिए जवेरिया फातिमा ने। उसके बाद प्यास राउंड 1 के अंदर की बात करें तो 86 मार्क्स हाईएस्ट अचीवर। उसके बाद 86 मार्क्स पे प्यास का राउंड 2 में भी हमारे बैच के स्टूडेंट ने टॉप किया। उसके बाद अगर आप लोग बात करें मेहरान यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया 85 मार्क्स लेके। NTS नेट की रीसेंट टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर भी 92 मार्क्स लेकर हाईएस्ट अचीवर हमारी फातिमा लियाकत स्टूडेंट है, बैच की स्टूडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फैसिलिटीज़ भी हम लोग इन तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। यही सारी मेहनत और ये सारी फैसिलिटीज़ का सिला यह होता है कि एट द एंड हमारे बैच के जो स्टूडेंट होते हैं 80 to 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं। हम लोग ना सिर्फ आप लोगों को
एकेडमिकली आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकली भी आप लोगों को जो करियर काउंसलिंग के सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर जो आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोग को गाइड कर रही होती है, वो आपको ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि आप लोग को प्रैक्टिकली भी गाइड कर रही होती है, जिससे आप लोगों की एकेडमिकली ही नहीं बल्कि आप लोगों की प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाती है। और ना सिर्फ हम लोग आप लोगों को एकेडमिकली गाइड करते हैं, बल्कि आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट्स भी हम लोग आपको बैचेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो स्कॉलरशिप पे 90% स्टूडेंट्स हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूटी हो, नेस्ट हो, फास्ट के अंदर भी आप लोगों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे कि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इन तमाम स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हैं। आप लोग आज ही हमारा बैच ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है 0304066600। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट करना है और कॉन्टैक्ट करके आप लोग को तमाम बैच की डिटेल्स मिल जाएंगे और आप लोग बैच में इनरोल हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। और आप लोग को वन टाइम पेमेंट से इस वन टाइम की फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल फी के अंदर ही आप लोग को सेशन 2026 की तमाम बैचेस की एक्सेस मिल जाएगी। और तमाम फीचर जो मैंने आप लोगों को बताए वो तमाम के तमाम आपको बैच 1 से लेके हमारे 2026 के तक जितने 6 to 7 बैचेस लगेंगे उन तमाम बैचेस की एक्सेस मिल जाएगी। तो आप लोग आज ही बैच के अंदर इनरोल होकर अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करें और पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हाईएस्ट एग्रीगेट के साथ ब्रिलियंट मार्क्स के साथ स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ें। दुआ में याद रखिएगा।